वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय है कक्षा 7वीं अर्थात हिंदी वसंत। इस पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियाँ और इस पाठ के रचनाकार है नागार्जुन। तो हिमालय की बेटियाँ, ये जब भी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हिमालय की कोई बेटियां होती है क्या। हाँ, होती है। जैसे हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो हिमालय की बेटियां हैं। इस पाठ में कवि लेखक ने जो हिमालय है, पर्वत है, उसका मानवीकरण किया है और नदियों का भी मानवीकरण किया है। जैसे मनुष्य की जैसे हरकतें उनकी बताई है। तो पाठ पढ़ेंगे हम। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला के भांति वे प्रतीत होती थी। और लेखक कहते हैं कि अभी तक मैंने नदियों को दूर से देखा था, मैंने कभी भी पास जाकर नदियाँ नहीं देखी थी, लेकिन जो नदियाँ हैं जैसे मैंने देखी थी वो मुझे कैसे प्रतीत होती थी, शांत, गंभीर और अपने आप में ही खोई, अपने ही धुन में वो आगे बढ़ती थी। जैसे कोई संभ्रांत महिला होती है, मतलब जैसे कोई सुसंस्कारी महिला होती है, और संस्कारी महिला जैसे शांत होती है वैसे मुझे नदियाँ प्रतीत होती थे। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। और नदियों के प्रति, उसके प्रति मेरे मन में क्या था, श्रद्धा थी, सम्मान था। जैसे माँ, मौसी, मामी की गोद में जैसे मैं बैठता हूँ वैसे उस नदियों की धारा में मैं डुबकियाँ लगाता था। और जब भी मैं डुबकियाँ लगाता था मुझे क्या अनुभव होता था, जैसे मैं मेरी माँ, मौसी या फिर दादी, मामी के गोद में हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है। और फिर जब लेखक हिमालय गए तो जब हिमालय पर वो चढ़े तो उन्होंने देखा जो नदियाँ है वहाँ से कैसे बहकर आती है। जैसे गंगा है, यमुना है, सतलुज है, ये जो है ये समतल मैदानों में कैसे विशाल हो जाती है, क्योंकि जैसे वो वहाँ से निकलती है तो एक झरने जैसे होती है और फिर एकदम तेज़ी से आती है। तो और मैदान में कैसे शांत होकर बहती है। तो लेखक कहते हैं इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। और लेखक कहते हैं कि जब वो वहाँ से निकलती है तो कितनी उछलती कूदती है, जैसे झरनों से बहकर अपना रास्ता बनाती है, पर्वतों से होकर, कंकरों से होकर। और ऐसे लगता है जैसे वो बह रही है तो जैसे वो खिलखिलाकर हंस रही है। लेकिन मैदान में आकर उसका जो भाव है, उनका जो उत्साह है, कहाँ गायब हो जाता है। जैसे वो अपने माँ पिता के घर में खिलखिलाकर हंसती है और जैसे मैदान में आती है तो शांत हो जाती है। और जब मैं किसी लड़की को या फिर किसी पुष्प की, मतलब सुमन की कली को देखता हूँ, फूल की कली को देखता हूँ तो मेरा ध्यान अटक जाता है। लेकिन मेरे मन में तब इतना कौतूहल और उत्साह नहीं होता। कौतूहल मतलब जानने की इच्छा नहीं होती, विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं होता, जितना इन नदियों की बाल लीला देखकर हुआ है। मतलब जो नदियाँ हैं जैसे ही पर्वत से निकल कर आ रही है, जैसे वो बाल्यावस्था में है। बाल्यावस्था में मतलब जैसे वो पर्वत उसके पिता है और जो बेटियाँ है वो खिलखिलाकर अपने उत्साह जोश के साथ वो आगे बढ़ रही है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा।
तो लेखक कहते हैं कि ये कहाँ भागी जा रही है, इतना विराट इतना विशाल उनका पिता है, हिमालय तो कितना ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, और अपने पिता के गोद से ये कहाँ भागी जा रही है। इनका लक्ष्य, इनके जीवन का उद्देश्य क्या है, और अपने पिता का इतना विराट इतना विशाल प्रेम पाकर इनका मन तृप्त नहीं हुआ है। ये कौन सी प्यास है उनको वहाँ लेकर जा रही है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। और लेखक कहते हैं कि ये जैसे कि कोई बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उनको भी दूसरे से कोई प्रेम प्राप्त करने की लालसा निर्माण होती है, वैसे ही नदियों का हुआ है। वो भी अपने जीवन साथी की जैसे तलाश में है। तो बर्फ़ की जो नंगी पहाड़ियों से निकलकर, हरे भरे पौधों की घाटियों से निकलकर, जैसे सरबजर उपत्यकाएं, मतलब जैसे कोई पौधे हैं, वनस्पति है, और यहाँ से निकलकर ये कहाँ निकल जाती है। उन्होंने कहा है बहुत सारे वृक्षों के नाम भी दिए हैं, और यहाँ इस जंगल में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें जो है वो याद करने का मौका मिल रहा होगा कि हिमालय पर्वत में भी ऐसे ही वृक्ष थे, ऐसे ही पेड़ थे, ऐसे ही जंगल थे, ऐसे ही औषधि वनस्पतियाँ थी। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। और कौन जाने बुढ़ा हिमालय, मतलब हिमालय पर्वत बहुत पुराना है, तो वो बुढ़ा उन्होंने बताया है। तो जो अपनी नटखट बेटियाँ जो इठलाकर खिलखिलाकर आगे जा रही है, तो उनके लिए वो चिंता करता होगा। सिर धुनना मतलब वो उनके लिए चिंता करता होगा, और कौन जाने कि वो क्या चिंता करता होगा। और बड़ी बड़ी चोटियों से पूछो तो जो अगर वो पूछता है तो विराट, मतलब जो मौन के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं है। जब उसे पूछा जाता है, उसकी चिंता के बारे में पूछा जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल अर्थात कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। और लेखक कहते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे दो नाम हैं। जो सिंधु नदी है वो पंजाब से पाकिस्तान तक ऐसे होकर जाती है, जो समुद्र से मिलती है। ब्रह्मपुत्र जैसे तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से अरब समुद्र में मिलती है। ये दो नाम तो ऐसे हैं जिनके सुनते ही अन्य नदियों के नाम दिए हैं। सतलुज है, व्यास है, चनाब है, झेलम है। तो ऐसे छोटी बड़ी सभी बेटियों के आँखों के सामने नाचने लगती। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। और लेखक कहते हैं कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र इतनी बढ़िया नदियाँ हैं, ये स्वयं तो कुछ नहीं है। हिमालय की जो दिल का एक एक बूंद पिघला होगा, मतलब क्या, जो बर्फ़ पिघल कर ये नदियों का निर्माण हुआ है। और महानद मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ उससे जाकर मिली है, तो वो जो सुंदर दृश्य प्रतीत होता है। और जैसे हिमालय को तो ऐसे कहा गया है कि जैसे कितना सौभाग्यशाली वो समुद्र जिसे ये नदियाँ जाकर मिलती है, और पर्वतराज हिमालय की ये जो दो बेटियाँ हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, इनसे उसका मिलन हो जाता है तो उसे हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, मतलब उसे वो जाकर मिलती है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती
करती है। और जिन्होंने मैदानों में देखा होगा, समतल मैदानों में ये जो नदियाँ है वो शांत प्रतीत होती है, सभ्य प्रतीत होती है, सुसंस्कृत प्रतीत होती है। तो ऐसे सोचा भी नहीं होगा कि हिमालय की गोद में ये जो नदियाँ निकलती वो बच्चियाँ कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। और लेखक कहते हैं कि माँ बाप के गोद में जैसे छोटे बच्चे नंग धड़ंग होकर खेलते हैं और एकदम उत्साह से खेलते हैं, बेझिझक खेलते हैं, ऐसे ही ये बालिका अपने आकर्षक खिलखिलाकर इठलाकर खेलती है। और ये जो दृश्य है वो बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है, लेकिन वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती। जैसे हिमालय उन जो नदियों का क्या है, पिता है, और समुद्र से जाकर मिलती है, इसीलिए जो नदियों का जो पति है वो समुद्र को कहा है। तो एक तरफ हिमालय ससुर है और दूसरी तरफ समुद्र क्या है, दामाद है। कालिदास के विरहीन यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती अर्थात बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। और जो संस्कृत के महाकवि हैं कालिदास, उनका जो मेघदूत ये जो काव्य है उसमें जो विरही यक्ष है वो अपने मेघदूत मतलब जो मेघों को अपना संदेशवाहक बताया है, तो तब उस नदी को क्या बताया है, वैत्रवती, अभी इसे बेतवा कहा जाता है। तो क्या कहा था कि उस प्रेम का प्रतिदान देते जाना, ये तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और इन चंचल नदियों को देखकर, ये बहती हुई खिलखिलाती हुई नदियों को देखकर मुझे उस महाकवि की याद आई। और उनको भी क्या पसंद था, नदियों का सचेतन रूप। सचेतन मतलब जिसमें चेतना हो, जैसे वो बहती हुई है, जैसे उसमें कुछ जागरूक हो। तो दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। और दरअसल जो लोग हैं समतल प्रदेश में देखेंगे तो नदियों का अलग रूप दिखता है, एकदम शांत प्रवाह दिखता है। लेकिन अगर कोई पहाड़ी घाटियों में उसे देखेंगे तो वो जो रूप है, पहाड़ों से जब वो निकलती है तो वह रूप एकदम अलग होता है। और समतल भागों में, सपाट भूपृष्ठ वाले भागों में उसका जो रूप है, उसका जो बहाव है, वो एकदम अलग होता है। तो वो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि मतलब जो नदियाँ है वो कैसी बहती है। तो कवि कहते हैं कि इस नदियों का रूप देखकर भी मुझे याद आ गया कि जैसे कालिदास जो है उनको भी यही रूप इठलाता हुआ, खिलखिलाता हुआ, चंचलता भरा हुआ ही रूप नदियों का पसंद है। तो लेखक आगे कहते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो काका कालेलकर बहुत बड़े हिंदी के लेखक हैं। उन्होंने नदियों को लोक माता कहा था। लोक माता मतलब पूरे संसार की माता, लोगों की माता। तो उन्होंने माता कहा था, ये संज्ञा उन्होंने दी थी नदियों को। तो वो लेखक कहते हैं, इन्हें बेटियों के रूप में देखने का क्या हर्ज है। लोक माता इसीलिए कहा है कि जो भी हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है। जहाँ जल होता है वही जीव का निर्माण होता है। तो उन्हें अगर हम बेटियां कहेंगे तो क्या हर्ज है, ऐसे लेखक का मानना है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें में अगर प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। अगर हम नदियों को बेटी या प्रेयसी भी बोलेंगे तो क्या होगा। ममता का एक और
भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान, कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई है। और कवि इनको और क्या स्थान देना चाहते हैं? बहन का भी स्थान देना चाहते हैं। और लेखक कहते हैं एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। वो तो तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। मन, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। और लेखक कहते हैं कि क्या हुआ कि तिब्बत की बात है और मन बहुत ही उदास था। मेरी तबीयत ढीली थी, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार था। और ऐसे ही मैं सतलज के किनारे जाकर बैठ गया और दोपहर का समय था और मैंने क्या किया, पानी में मेरे पैर लटका दिए। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील मतलब जो पानी है, पानी का बहाव आगे बढ़ रहा था, बहता हुआ जल था। उसने असर कर डाला और मेरा मन तन ताज़ा हो गया और मैं फिर जो दुख, बीमारी है, जो निराशा है, वो झटक कर गुनगुनाने लगा। मतलब उस बहाव के कारण, उस नदी के पानी के कारण क्या हो गया, मेरे मन में उत्साह भर आया। तो लेखक लिखते हैं, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। और फिर मेरे मन में ये विचार आए कि जय हो सतलज नदी की तुम्हारी, और तुम्हारी जो लीला है वो अचरज भरी हुई है, आश्चर्य से भरी हुई है। और लेखक उनको बहन मान रहे, सतलज नदी को। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। और हुआ मुदित, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न। और एक खुमारी, एक नया जोश मैंने पाया है और इसीलिए मैं तुम पर क्या करना चाहता हूँ, बलिहार होना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने नतमस्तक होना चाहता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। और तुम तो हिमालय की बेटी हो और तुम्हारा बाप कौन है? हिमालय, इतना बड़ा पर्वत है। और हिमालय कैसा है? तुम्हारे लिए चिंता करता है लेकिन चुपचाप है, वो किसी से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि तुम यहाँ से बहकर जब जाती हो समतल क्षेत्र में, कहाँ जाती हो, इसी चिंता में वो हमेशा रहता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और प्रकृति है, जो निसर्ग है, उसके नटी पर तुम्हारा चित्र एक अनुपम, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं, तो इसकी अद्भुत छाप हिमालय ने तुम पर छोड़ी है। और जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इसी प्रकार हमने हिमालय की बेटियाँ ये पाठ पढ़ा है। आशा करती हूँ तुम्हें ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।